हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, सिविल्स गुरुकुलम एजुकेशनल चैनल के बीपीएससी महामैराथन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं मुरारी कुमार आज आप लोगों के लिए बीपीएससी एवं सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का क्लास 11th का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। आज हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में हम समझेंगे, वायुमंडल की संगठन और संरचना की बात करेंगे। हम समझेंगे कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल किन किन गैसों का बना है और वायुमंडल की ये गैसें हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कहता है कोई भी व्यक्ति वायु के बिना जीवित रह सकता है। यहाँ वायु के महत्व को दर्शाया गया है कि कोई भी व्यक्ति वायु के बिना जीवित नहीं रह सकता, वायु के बिना जीवन असंभव है। हम भोजन के बिना दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं, कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस प्रत्येक सेकंड लेते हैं। कहता है हम लोग दिन में, अगर एक दिन की बात करें, दिन में 2 से 3 बार भोजन करते हैं, अधिकतर 4 बार भोजन कर लेते हैं, कई बार पानी पी लेते हैं प्यास लगती है तो, लेकिन हम लोग प्रति सेकंड ऑक्सीजन लेते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी के कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट तक जीवित रह पाना संभव नहीं है। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान, पहले समझते हैं वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल का अर्थ हो गया वायु का मंडल या आवरण, वायु का मंडल। अब वायु क्या है? वायु क्या है? गैसीय मिश्रण है। वायु क्या है? गैसीय मिश्रण है। और मंडल को हम कहेंगे आवरण, अर्थात अगर वायुमंडल को परिभाषित करने की बात होगी तो कहेंगे किसी ग्रह के परितः या चारों ओर उपस्थित, ग्रह के परितः या चारों ओर उपस्थित गैसीय आवरण, चारों ओर उपस्थित गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। किसी ग्रह के परितः, ग्रह के चारों ओर उपस्थित गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है ना? क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। अब हम लोग बात मुख्य रूप से पृथ्वी के करेंगे। वायुमंडल क्या है? विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल गैसीय मिश्रण है। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि वायुमंडल क्या है? गैसीय मिश्रण है, विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है, जिससे मनुष्य एवं जंतुओं के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन है। और वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए हैं। इन वायुमंडल का हम लोग वायुमंडल की अगर बात करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की बात करते हैं, पृथ्वी के वायु की बात करते हैं, तो पृथ्वी के वायु की संगठन में 78% नाइट्रोजन है, जो कि एक अक्रिय गैस है। यह नाइट्रोजन अक्रिय गैस है, जो फिर पुनः विभिन्न वायुमंडल के विभिन्न गैसीय घटकों को एक दूसरे से अभिक्रिया करने से रोकता है। फिर 21% प्राणवायु ऑक्सीजन है। इसकी संगठन में 21% प्राणवायु ऑक्सीजन है, जबकि 0.02 से 0.03% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और शेष 0.97 से 0.98% अन्य गैसें हैं। अन्य गैसों में जलवाष्प और धूलकण महत्वपूर्ण है। अन्य गैसों में जलवाष्प व धूलकण महत्वपूर्ण है। अब कहता है कि क्या, अब प्रश्न है यहाँ पर कि क्या पृथ्वी के वायुमंडल में हर जगह यही गैसीय संरचना है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। पृथ्वी के का गैसीय संगठन अलग अलग होता है, बदलता है। यह निर्भर करता है धरातल से ऊंचाई पर तथा वहां की आसपास की भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। तो अब कह रहा है क्या कि इन गैसों में अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन मनुष्य तथा कुछ अन्य जीवों के लिए अपरिहार्य है, मनुष्य व जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हम करेंगे तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस वनस्पतियों के लिए अपरिहार्य है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस वनस्पतियों के लिए अपरिहार्य है, वनस्पतियों के लिए आवश्यक है, पौधों के लिए आवश्यक है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। किसकी बात कहा जा रहा है? वायुमंडल की बात कहा जा रहा है। तो कह रहा है, अगला पॉइंट है कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये, हम जिस पृथ्वी के पार्थिव वायुमंडल की बात कर रहे हैं, हम लोग पार्थिव वायुमंडल की बात कर रहे हैं। पार्थिव वायुमंडल वह वायुमंडल जिसमें 98% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.02 से 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। हम इस पार्थिव वायुमंडल की बात करते हैं। यह पार्थिव वायुमंडल पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह पृथ्वी है, इससे 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पार्थिव वायुमंडल है। जबकि अब वायु रंगहीन है, गंधहीन है, यह जब पवन के रूप में बहती है तभी हमें दिखाई देती है। अब कह रहा है क्या कि विभिन्न वायुमंडल की ऊपरी परतों में इन गैसों का अनुपात बदलता रहता है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन पाया जाता है, जबकि 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। अब देखिए, 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन पाया जाता है, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग उसके 3/4 ऊंचाई तक क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। इसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भारी होना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी है। अब कह रहा है कि यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहा है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी होता है, यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जबकि ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। चलिए आगे समझते हैं। हम डिटेल में विस्तृत में समझेंगे, हर एक पॉइंट को देखेंगे। कहता है क्या कि 90 किलोमीटर तक ऑक्सीजन एवं जलवाष्प, 90 किलोमीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जलवाष्प पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जलवाष्प। अब ऐसा नहीं कहता है कि 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, बट इसकी मात्रा नगण्य हो जाती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प की मात्रा 90 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद नगण्य हो जाती है। अब कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का महत्व। अब हम लोग समझने जा रहे हैं। हम लोग समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का महत्व, CO2 गैस का महत्व। CO2 गैस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी जानेंगे। कह रहा है क्या, मौसम विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। कह रहा है क्या CO2 गैस की बात करता है। CO2 गैस, अभी देखिए भूपटल है और 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर ना, हाँ 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गैस है,
इसके बारे में कहता है क्या, यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। क्या है? सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। अर्थात सूर्य से जो सौर विकिरण है उसको तो पृथ्वी तक आने देता है, सौर विकिरण को पृथ्वी पर तो आने देता है, लेकिन यह सौर विकिरण जब भूपटल से टकराती है और तो यह पार्थिव विकिरण के रूप में वापस वायुमंडल में लौट जाती है। पार्थिव विकिरण। अब यहां से पार्थिव विकिरण दो टर्म समझेंगे। सौर विकिरण क्या हो गया? सौर विकिरण क्या हो गया? सूर्य से निकला विकिरण या किरण, सूर्य से निकला विकिरण या किरण सौर विकिरण कहलाता है। जबकि पृथ्वी भूपटल से, पृथ्वी के सतह से टकराकर वापस लौटने वाला सौर विकिरण पार्थिव विकिरण कहलाता है। पार्थिव विकिरण कहलाता है। जैसा कि हम भौतिकी का नियम जानते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण जब अपारदर्शी सतह से टकराती है तो वह वापस लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो पार्थिव विकिरण को हम कह सकते हैं यह क्या है? परावर्तित सौर विकिरण है। परावर्तित सौर विकिरण है। तो कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। पार्थिव विकिरण के लिए यह अपारदर्शी हो जाता है, अर्थात पार्थिव विकिरण ऊपर नहीं जा पाता है। पार्थिव विकिरण कार्बन डाइऑक्साइड की जो परत है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल से ऊपर नहीं जाता है, बल्कि यह क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेता है। यह पार्थिव विकिरण का अवशोषण कर लेता है। पार्थिव विकिरण को ये अवशोषित कर लेता है। अब पार्थिव विकिरण के अवशोषण के कारण क्या हो जाता है? कुछ भाग पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित कर देती है। यानी जो पार्थिव विकिरण आया तो कुछ भाग अवशोषित कर लिया और शेष भाग को ये परावर्तित कर दिया। अब देखिए क्या होता है, क्या मजा आ रहा है। एक तो सूर्य का प्रकाश आया, ये सूर्य का प्रकाश क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड वाली परत में, वायुमंडलीय परत में फंस गया। अधिकतम 80 किलोमीटर तक गया। वैसे 32 किलोमीटर तक क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल है, अन्य गैसें भी है। तो ये क्या हो रहा है कि अधिकतम ये वापस लौट कर गया, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। और फिर वहां चूंकि एक इसके लिए अपारदर्शी परत बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड परत अपारदर्शी है, तो ये क्या कर लेता है? कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित कर लेता है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को परावर्तित कर देता है। तो इसके कारण 80 किलोमीटर के नीचे वाले क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड में सौर विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है और यही पार्थिव विकिरण, परावर्तित पार्थिव विकिरण क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न कर देता है। तो इसमें साफ लिखा है कि प्रतिबिंबित पार्थिव विकिरण, यहां पर पॉइंट नोट कर लीजिए कि प्रतिबिंबित या परावर्तित सौर विकिरण
हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है। हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, इफेक्ट उत्पन्न करता है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में, अब कह रहा है क्या, अब यहाँ पर और कहते हैं कि हमारी कुछ मानवीय कृत्य है, मानव के कुछ गतिविधियां हैं, कुछ मानवीय गतिविधियां जो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। मानवीय गतिविधियां जो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो हरित गृह प्रभाव का मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना, जिसके कारण भूमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ना। इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है जीवाश्म ईंधन का दहन। अब समझते हैं पहले जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन का दहन, सबसे पहला कारण बताया जीवाश्म ईंधन का दहन। जीवाश्म का मतलब क्या हो गया, जैविक अवशेष। जीवाश्म क्या होता है, जैविक अवशेष। कौन सा जैविक अवशेष, तो कह रहा मृत जीवों का अपघटित जैविक अवशेष। मृत जीवों का अपघटित जैविक अवशेष, ये हो गया जीवाश्म। मृत जीवों का अपघटित जैविक अवशेष जो ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है ना। अब इसको अगर हम जीवाश्म ईंधन को परिभाषित करेंगे तो जीवाश्म ईंधन को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि मृत जीवों का अपघटित जैविक अवशेष जो ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जो ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है जीवाश्म ईंधन कहलाता है। अब देखिए होता क्या है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। अब देखिए अगर जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं तो इनका जो अपघटन होता है ताप अपघटित होता है, तापीय अपघटन होता है। यानी ये अंदर जाकर गर्म होता है, ये जलता नहीं है। अंदर जब मिट्टी में दब जाता है तो यह गर्म होकर अपघटित होता है। अब कह रहा है क्या, तो इसमें जीवाश्म ईंधन में प्रचुर मात्रा में कार्बन के कण होते हैं। प्रचुर मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन के कण होते हैं। अब यह जो कार्बन का कण है, जब इस जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो क्या होता है, समझिए कि आपका जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन में मुख्य रूप से क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं तो यह कार्बन का यौगिक है, इसका मुख्य कंपोनेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब आप जीवाश्म ईंधन को जलाइएगा तो कार्बन जलेगा और कार्बन जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा। इसमें उपस्थित हाइड्रोजन जलेगा और ये जल करके जलवाष्प उत्पन्न करेगा। अब ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर हरित गृह प्रभाव को देगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन को जब दहन करते हैं, जब जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि होती है, जिससे हवा का तापमान भी बढ़ जाता है। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव
का कारक है, हरित गृह या ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण है। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो जितना अधिक हम जीवाश्म ईंधन जलाएंगे वायुमंडल में उतना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और वायुमंडल में जितना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना अधिक हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की बात। अब दूसरा महत्वपूर्ण गैस होता है ओजोन, एक अन्य महत्वपूर्ण गैस। पहले आप समझते हैं कि ओजोन गैस O3, ओजोन गैस इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ओजोन गैस के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके लिए हम लोग समझते हैं ओजोन गैस बनता कैसे है। तो कह रहा है ऑक्सीजन गैस है, इस पर जब अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणें इस पर जब पड़ती है तो ऑक्सीजन टूट जाता है, ऑक्सीजन आयन में टूट जाता है। अब यह क्या करता है, यह अत्यधिक क्रियाशील, बहुत अधिक क्रियाशील ऑक्सीजन हो जाता है, सक्रिय ऑक्सीजन होता है, और ये सक्रिय ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से मिल जाता है और ये बना करके ओजोन गैस का निर्माण करता है। अर्थात पराबैंगनी किरणें जब ऑक्सीजन पर पड़ती है तो वो उसे ओजोन में बदल देती है। अब यही ओजोन पृथ्वी के ऊपर परत के रूप में जमा होता है। अब देखिए मजेदार बात समझिए, इंटरेस्टिंग चीजें समझिए। देखिए हम अब समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पृथ्वी के भिन्न परत क्या है। देखिए 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर तो क्या है, ऑक्सीजन है। 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन से भारी, ऑक्सीजन का 32 ग्राम अगर मान लीजिए तो ये 44 ग्राम हो गया। अब यहां पर देखिए अगर हम लोग ओजोन की बात करें तो ये 48 ग्राम है। ओजोन क्या है, 48 ग्राम है। यानी कहने का मतलब अगर ये 90 किलोमीटर है तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास तक, 110 किलोमीटर रख लीजिए, यहां पर आपका ओजोन की परत मिलेगा। ओजोन परत कार्बन की परत के ऊपर ही मिलेगा। तो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब देखिए अब यहां कह रहा है, ये तो उसका दे रहा है, लेकिन अगर पृथ्वी के संगठन की बात करें तो कह रहा है कि पृथ्वी का कितना है, 30 किलोमीटर तक वायुमंडल है, 30 किलोमीटर तक वायुमंडल है। अब इस 30 किलोमीटर में ही बात करते हैं, 30 किलोमीटर की बात करते हैं तो वायुमंडल में ऊपर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन है, फिर उसके नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि भारी है। लेकिन कह रहा है 10 से 50 किलोमीटर तक अधिक ओजोन गैस कहां पड़ेगा, तो कह रहा है ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 10 किलोमीटर के नीचे ओजोन नहीं मिलेगा, 10 किलोमीटर के नीचे ओजोन नहीं मिलेगा। तो यह 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज में, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज में, यानी हम कह सकते हैं कि ओजोन की 40 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है। अब ओजोन क्या करता है, ओजोन की 40 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है। अब इसको और मजेदार बात समझिए, और इंटरेस्टिंग बात समझिए। सौर विकिरण आया, इसके साथ पराबैंगनी किरणें आई। अब ये क्या कर रहा है, अब ओजोन परत क्या कर रहा है कि जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, ये ऑक्सीजन को ओजोन में बदल रहा है। यानी क्या कर रहा है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रहा है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रहा है और ये शील्ड के रूप में काम कर रहा है। ओजोन परत एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। तो पृथ्वी के ऊपर अब प्रश्न आएगा कि पृथ्वी के ऊपर किस गैस का परत पराबैंगनी किरणों के फिल्टर के रूप में काम करता है। तो ऊपर लिखिए ओजोन परत पराबैंगनी किरणों के फिल्टर के रूप में काम करता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों के फिल्टर के रूप में काम करता है, फिल्टर के रूप में काम करता है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और क्या काम करता है।
क्योंकि ये परावैंगनिक किरणों का उपयोग ओजोन गैस के बनाने में करता है। यही कारण है कि ऊपर धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती चली जाती है। अच्छा, और ये क्या करता है, ये पृथ्वी की सतह को पर ओजोन गैस को पहुंचने से रोकता है। ये पृथ्वी सतह है ना। यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर से लेकर के ये भूपटल है, और ये 10 किलोमीटर से लेकर के ये 10 किलोमीटर का रेंज हो गया, ये 50 किलोमीटर का रेंज हो गया। जहाँ से कोई भी परावैंगनिक किरणें आई तो इस परावैंगनिक किरणों को ये ओजोन परत हो गया, इसमें ओजोन गैस काफ़ी है। ओजोन गैस क्या कर लेगा, इसे अवशोषित कर लेगा, इसे अवशोषित कर लेगा, और ओजोन परत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर के नीचे के क्षेत्रों में नहीं आएगा। अब अगर विभिन्न कारणों से जो औद्योगिकरण हुआ है, औद्योगिकरण का एक दुष्प्रभाव हानिकारक रसायनों का प्रयोग है, जिसमें सबसे प्रमुख गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी इसमें कार्बन है और क्लोरीन फ्लोरीन, इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है। ये ओजोन को तोड़ देता है, ओजोन को तोड़ देता है, ओजोन परत को कमजोर कर देता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब नीचे से आया, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये ओजोन की परत पतली होती जा रही है। ओजोन की परत पतली होने के कारण जो परावैंगनिक किरणें हैं वो पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो पा रही है, और कभी कभी परावैंगनिक किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है सूर्य के पास, और ये परावैंगनिक किरणें जब हमारे वायुमंडल में आती है, हमारे शरीर पर आती है, तो कैंसर जैसे रोगों का कारण बन जाती है, क्योंकि यह हमारे शरीर की कोशिकाओं को परिवर्तित कर देती है, म्यूटेट कर देती है, उसके कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को बढ़ा देती है, कोशिका के मृत्यु होने की दर को कम कर देता है, जिसके कारण कोशिका निरंतर विभाजित रहती है और कैंसर का कारण बनता है। तो कह रहा है सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है कौन, ओजोन परत, और पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वायुमंडल में ओजोन की अनुपस्थिति होने पर हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वायुमंडल में ओजोन परत नहीं रहेगा तो हमारे वायुमंडल में परावैंगनिक किरणें प्रवेश कर जाएगी, और यह परावैंगनिक किरणें विभिन्न जीवों के लिए घातक होगा। अगेन, और एक कारण ये भी संभव है कि यही ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के पास की जो ऑक्सीजन है उसको भी ओजोन में बदल देगा, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर से एक पॉइंट निकल कर आता है कि यदि परावैंगनिक किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाए तो, पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाए तो पहला, कैंसर जैसे घातक रोग की मात्रा बढ़ जाएगी, कैंसर जैसे घातक रोग बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या होगा, भूतल का तापमान बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, तापमान बढ़ जाएगा। और क्या होगा, उपस्थित ऑक्सीजन, पृथ्वी के आसपास उपस्थित ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल के निचले परत का ऑक्सीजन ओजोन में बदलने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाएगा, हो जाएगी। फलस्वरूप मानव
अन्य जीवों का, मानव एवं अन्य जीवों का एवं अन्य जीवों का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब इसकी संभावना एक ये भी बन जाती है कि ये परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर उपस्थित जो जल है वो जल को भी तोड़ दे, बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब अगले प्रमुख गैस की बात करते हैं हम लोग। अगली गैस की बात करते हैं, जल वाष्प की बात करते हैं। आगे हम लोग जल वाष्प की बात करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित एक परिवर्तनीय गैस है। जल वाष्प क्या है? एक परिवर्तनीय गैस है। जल वाष्प एक परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती है। जल वाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा घटती है, ऊंचाई के साथ घटती है। उष्ण आर्द्र कटिबंध में, उष्ण आर्द्र कटिबंध में, अब देखिए पृथ्वी के ऊपर विभिन्न ताप कटिबंध है। चलिए यहां समझते, पृथ्वी विभिन्न ताप कटिबंध है। ये क्या हो गया? शीत कटिबंध यहाँ है, यहाँ शीत कटिबंध है। यहाँ क्या है? शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है। और यहाँ क्या है? उष्णार्द्र कटिबंध है। उष्ण कहेंगे लेकिन हम इसको उष्णार्द्र कटिबंध कहेंगे। उष्णार्द्र कटिबंध क्यों कहेंगे? क्योंकि फिर इसी तरह से आ जाइए, यहाँ शीतोष्ण कटिबंध आ गया, यहाँ शीतोष्ण आ गया और यहाँ शीत आ गया। क्यों कहेंगे कि अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में जाते, दोनों गोलार्धों में जाएंगे तो समुद्र विस्तृत है, लगभग धरातल का 80% भाग में समुद्र है। तो समुद्र के कारण ये उष्णार्द्र हो जाता है, गर्म होता है, वो भाप में बदल जाता है, तो वहां वेपर बहुत ज्यादा होता है। तो कह रहा है उष्णार्द्र कटिबंध में हवा के आयतन का 4% जल वाष्प है। यहाँ पर हवा के आयतन का 4% जल वाष्प है, यानी यहाँ जल वाष्प ज्यादा है। जबकि शीत कटिबंध में हवा के आयतन का 1%, हवा के आयतन का 1% जल वाष्प है, हवा के आयतन का 1% जल वाष्प है। ठंडे तथा रेगिस्तानी भागों में 1% से कम जल वाष्प है। अब कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग विषुवत वृत्त से, जैसे हम लोग विषुवत वृत्त से, विषुवत रेखा हो गया, ये विषुवत वृत्त हो गया, ये विषुवत वृत्त है, ये है विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त। अब विषुवत वृत्त से जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर आएंगे, विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर आएंगे, जैसे जैसे हम लोग विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर आएंगे, क्या हो जाएगा? जल वाष्प की मात्रा घटती जाएगी, जल वाष्प की मात्रा घटती जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि तापमान कम होगा, तापमान होने के कारण जल का वाष्पन कम होगा। रीजन, इसका कारण क्या हो गया? इसका कारण क्या हो गया कि तापमान कम होगा, तापमान कम होगा। जब तापमान घटेगा तो वाष्पीकरण कम होगा, तापमान घटेगा तो वाष्पीकरण घटेगा, जब वाष्पीकरण घटेगा तो वायु में जल वाष्प भी घट जाएगा, वायु में जल वाष्प भी घट जाएगा। इसके साथ साथ जो जल का कण है वो भारी हो जाएगा, वायुमंडल का भी जल वाष्प है वो भारी हो जाएगा। तो एक तो वाष्पीकरण की दर कम होगा, दूसरी तरफ वायु का जल वाष्प संघनित होगा, वायु का जल वाष्प संघनित होगा, जो फिर से एक बार वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को कम कर देगा।
और यह सूर्य से निकलने वाले ताप, सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। अब देखिए विषुवत वृत्त की बात अब करिए। चलिए एक बार फिर से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, एक बार फिर से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। हम लोग समझते हैं ये आपका पृथ्वी है, ये आपका विषुवत वृत्त है। ये क्या है? विषुवत वृत्त है। अब विषुवत वृत्त पर जलवाष्प अधिक है, यहाँ जलवाष्प अधिक है, जलवाष्प विषुवत वृत्त पर अधिक है। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा कि जो पार्थिव विकिरण, जो यहाँ पर जो पार्थिव विकिरण होगा इसको अवशोषित कर लेगा। ये कुछ पार्थिव विकिरण को अवशोषित करेगा, पार्थिव विकिरण को अवशोषित करेगा, ये पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेगा। कौन सा? जलवाष्प। और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित कर लेगी, जिस तरह से कंबल की तरह काम करती है और पृथ्वी को ना अधिक गर्म होने देती है और ना अधिक ठंडा। तो ये क्या करती है? पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेता है। पार्थिव विकिरण अवशोषित होने के कारण, पार्थिव विकिरण को अवशोषित होने के कारण अब ये पृथ्वी है तो इसके ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ पर पार्थिव विकिरण अवशोषित हो रहा है, पार्थिव विकिरण अवशोषित हो रहा है। कौन? जलवाष्प अवशोषित कर रहा है। तो यहाँ से जो टकराकर वापस पार्थिव विकिरण लौटा, ये जलवाष्प में इसको अवशोषित हो रहा है। इसके अवशोषित होने के कारण क्या करेगा? ये पृथ्वी को अधिक ठंडा होने नहीं दे रहा है, पृथ्वी के तापमान को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जलवाष्प का क्या रोल है? क्या रोल है? जलवाष्प कितना महत्वपूर्ण है ये देखिए, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण, ये क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलवाष्प क्या करता है? पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेता है। पार्थिव विकिरणों को अवशोषित के कारण पृथ्वी का के कारण पृथ्वी का तापमान स्थिर रहता है, वायु स्थिर रहता है और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। यानी पृथ्वी का जो कि जलवायु की अस्थिरता बनाए रखने में जलवाष्प का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि वायुमंडल में जलवाष्प की कमी होगी तो वायुमंडल अस्थिर हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। यानी यहाँ पर से एक पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा कि जलवायु वायुमंडल में वायुमंडल की स्थिरता बनाए रखने में जलवाष्प की भूमिका महत्वपूर्ण है, जलवाष्प की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी जो हमारा वायुमंडल स्थिर है वह जलवाष्प के कारण ही है, वह जलवाष्प के कारण ही है। चलिए अब अगले तत्व की बात करेंगे, वह है धूलकण। धूलकण क्या है? वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कण, वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों को हम लोग धूलकण कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म पार्थिव कण, सूक्ष्म पार्थिव कण, पार्थिव व गैसीय कण, पार्थिव व गैसीय कण क्या कहलाता है? धूलकण कहलाता है। इसमें क्या रहता है? अब धूलकण का स्रोत क्या है? अब देखिए धूलकण का स्रोत पहला तो कह रहा समुद्री नमक, धूलकण का स्रोत समुद्री नमक, धूलकण का स्रोत समुद्री नमक है। धूलकण का स्रोत क्या है? समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल, उल्का के टूटे हुए कण, इसका स्रोत क्या है? समुद्री नमक। देखिए होता क्या है, इसको समझिए क्या होता है समुद्री नमक।
धूल कण सबसे ज्यादा विषुवत वृत्त के आसपास ही पाए जाएंगे, क्योंकि विषुवत वृत्त के आसपास वाष्पीकरण तीव्र होगा। जब वाष्पीकरण तीव्र होगा, वहां के समुद्र का पानी का वाष्पीकरण तीव्र होगा, तो समुद्र के जल में लवण की भी प्रचुर मात्रा है, तो वह लवण भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर संघनित हो जाएगा, वो धूल कण बना लेगा। इसके साथ समुद्री नमक के साथ महीन मिट्टी जो हम लोग कहते हैं, जो सड़कों पर विभिन्न निर्माण कार्यों के दौरान जो मिट्टी उड़ती है, वो ऐसे तो ठीक है, कहते हैं कि कुछ ऊंचाई पर जाकर रुक जाती है, लेकिन उनमें से जो पृथ्वी की संवहनीय धारा के कारण, कुछ पृथ्वी की संवहनीय धाराओं के द्वारा ये धूल कण उड़ाकर ऊपर की ओर ले जाई जाती है, ये वायुमंडल के ऊपरी परत में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है कि महीन कण ये किसके द्वारा जाते हैं? संवहनीय धाराओं के द्वारा, ये संवहनीय धाराओं के द्वारा, संवहनीय वायु धारा के द्वारा, संवहनीय वायु धारा के माध्यम से वायुमंडल के ऊपरी परत में पहुंचा दी जाती है, वायुमंडल के ऊपरी परत में पहुंचा दी जाती है, ऊपरी परत में पहुंचा दी जाती है। इसके साथ साथ धुएं की कालिमा पहुंचा दी जाती है। अब धुआं जो है, धुआं में भी कार्बन कण होता है, जो खासकर देखिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री जीवाश्म ईंधन को प्रयोग को रोक रहे हैं, इसके लिए विविध उपाय भी कर रहे हैं। गैस सिलेंडर दिया गया और गैस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जब गैस की कमी होगी तो वे आपको इलेक्ट्रिक ओवन पर आने की सलाह दे रहे हैं, या सौर ऊर्जा के प्रयोग की सलाह दे रहे हैं। वो इसलिए सलाह दे रहे हैं कि जब जीवाश्म ईंधन जलता है, लकड़ी जलाए, कोयला जलाए, तो उनसे काफी अधिक मात्रा में छोटे छोटे कार्बन के कण ऊपर वायुमंडल में जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद वो क्या करेंगे? वो वायु का संघनन करेंगे, और चूंकि ऊपर पानी की बूंदें जमी होगी, संघनन होगा, तो उसमें से क्या होगा? परावैंगनिक किरणें रुकेगी, और जिसके कारण फिर से पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। तो इसी तरह से हो गया पराग कण, धूल कण, ये सब के सब क्या है? धूल कण के स्रोत हैं। आगे कह रहा है धूल कण वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, संवहनीय प्रवाह के द्वारा इसे ऊपर तक ले जाया जा सकता है। इसका सर्वाधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में सूखी हवा के कारण होता है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि धूल कण का सर्वाधिक जमाव, धूल कण का सर्वाधिक जमाव कहाँ होता है? सर्वाधिक जमाव उपोष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में होता है। उपोष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होता है। फैक्ट के रूप में ध्यान में रखिएगा, प्रदेशों में होता है। जो विषुवत वृत्त और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में पाया जाएगा। कहने का मतलब, अब देखिए ये पृथ्वी है, ये विषुवत वृत्त है, ये ध्रुवीय प्रदेश हो गया, तो इसके बीच वाले हिस्से में, इस हिस्से में ये हिस्सा हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में यहाँ पर धूल कण की मात्रा सर्वाधिक होगी। अब कह रहा है कि धूल कण और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह काम करते हैं, जो जलवाष्प को संघनित करते हैं और मेघों का निर्माण करते हैं। अब इनका भूमिका, धूल कण की भूमिका,
धूल कण की वायुमंडल में क्या भूमिका है? धूल कण की वायुमंडल में भूमिका, वायुमंडल में भूमिका, तो क्या कहता है? धूल कण जलवाष्प को, वायुमंडलीय जलवाष्प को, वायुमंडलीय जलवाष्प को संघनित कर बादल बनने में भूमिका निभाता है। बादल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमिका का निर्वाह करता है। अर्थात यदि धूल कण न हो तो संभवतः वायुमंडल भी नहीं होगी। अब कहता है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। अब कह रहा है क्या? वायुमंडल की बात करते हैं तो ये पृथ्वी है, इसके ऊपर कई परतें हैं। यह परतें क्या होती हैं? वायुमंडल के पास गैसों का घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई के साथ घनत्व घटता जाता है। तापमान के अनुसार पृथ्वी वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में बांटा गया है। तो पृथ्वी की वायुमंडल के परतदार होने के कारण, वायुमंडल परतदार क्यों है? वायुमंडल की विभिन्न परतें क्यों हैं? तो परतदार होने का कारण 2 कारण बताया गया है। पहला कारण है अलग अलग परतों का तापमान, परतों का तापमान। इसको हम विस्तार से समझेंगे। अलग अलग परतों का तापमान एवं ऊंचाई के साथ घनत्व का घटना, ऊंचाई के साथ घनत्व का घटता जाना। घनत्व का घटना मतलब विभिन्न गैसों की मात्राओं का घटना, ये कारण बनते हैं वायुमंडलीय परतदार होने के। अलग अलग घनत्व और तापमान वाली परतों का निर्माण होता है। घनत्व में अंतर और तापमान में अंतर के कारण, तापांतर तथा घनत्व में अंतर के कारण वायुमंडल में विभिन्न परतें बनती हैं। अब ये परतें हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, इसकी 5 परतें हो गई। ये पृथ्वी है तो सबसे ऊपर सबसे नीचे क्या हो गया? एक तो क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल के बाद हो गया क्षोभ मंडल के बाद आ गया समताप मंडल, है ना। समताप मंडल के बाद समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद बाह्य वायुमंडल और सबसे ऊपर बहिर्मंडल। ये पृथ्वी के चार मंडल हो गए, 4 मंडल हो गए। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल की। चलिए क्षोभ मंडल की बात करते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल ये क्या है? पृथ्वी के सबसे नीचे का मंडल है, पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर। ये क्या है? वायुमंडल का सबसे निचला स्तर, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है, निचला स्तर।
सबसे नीचे का स्तर है। इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई बदलती रहती है। ध्रुव के पास ये 8 किलोमीटर है, ध्रुव के पास 8 किलोमीटर है, जबकि विषुवत वृत्त के पास, अब ये विषुवत वृत्त है तो विषुवत वृत्त के पास ये 18 किलोमीटर है। इसका एवरेज निकल कर आता है 13 किलोमीटर औसत मोटाई, ये औसत है। ये विषुवत वृत्त के पास है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर, ध्रुव के ऊपर 8 किलोमीटर और औसत 13 किलोमीटर। विषुवत वृत्त पर अधिक होने का कारण क्या है? तेज वायु प्रवाह के कारण ताप अधिक ऊंचाई पर संवहन किया जाता है। इस संस्तर में धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद रहते। इसका कारण क्या है? विषुवत वृत्त पर क्षोभ मंडल की मोटाई अधिक होने के कारण, विषुवत वृत्त पर क्षोभ मंडल अधिक मोटा क्यों है? अधिक मोटा होने का कारण, अधिक मोटा होने का कारण क्या है? अधिक तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण संवहनीय वायु का अधिक बहना के कारण तेज संवहनीय वायु प्रवाह, तेज संवहनीय वायु प्रवाह जिसके कारण ताप अधिक ऊंचाई तक, ताप, धूल कण एवं जलवाष्प अधिक ऊंचाई तक जाते हैं। यही मुख्य कारण हुआ, अधिक ऊंचाई तक जाते हैं। यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या हो जाता है? अगर देखिएगा विषुवत वृत्त पर तापमान अधिक रहेगा, विषुवत वृत्त पर जलवाष्प की मात्रा भी अधिक है और यहाँ पर अधिक तापमान के कारण संवहनीय धारा भी अधिक उठेगी। संवहनीय धारा अधिक उठेगी तो वो अधिक ऊंचाई तक जाएगी, जिसके कारण वह धूल कण और जलवाष्प को अधिक ऊंचाई तक ले जाएगा। अतः इस संस्तर में प्रत्येक 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यानी इस संस्तर में, किसमें? क्षोभ मंडल की बात कर रहा है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। जैविक क्रिया के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्तर है। अब यहाँ पर आपको कथन बनाकर आपसे पूछ सकता है, कि क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो उसमें आप ये ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा कि इस परत में 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि जैविक क्रिया के लिए समताप क्षोभ मंडल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैविक क्रिया के लिए, क्योंकि ऊपर तापमान कम होने पर जैविक क्रियाओं की गति मंद पड़ जाएगी। जैविक क्रिया के लिए क्षोभ मंडल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पर जीव मंडल इसी में पाया जाएगा। जीव मंडल क्षोभ मंडल तक ही पाया जाएगा, उसके आगे जीवों की उपस्थिति भी कम होती जाएगी। अब इसके बाद आता है, ये हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? तो ये हो गया आपका भूपर्पटी। इसके ऊपर ये था क्षोभ मंडल, ये है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या हो रहा है? समताप मंडल। क्षोभ मंडल के आ गया ऊपर समताप मंडल।
क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के हिस्से को, इसको हम लोग कहेंगे क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के हिस्से को कहते हैं क्षोभ सीमा, जहां पर तापमान ध्रुवों पर, यहां तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कहां, ध्रुव पर, जबकि विषुवत वृत्त पर तापमान -45 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि विषुवत वृत्त पर क्षोभ मंडल अधिक मोटा है। तो यहां पर लिखिएगा कि ध्रुव की अपेक्षा, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्रुव की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर क्षोभ मंडल के अधिक मोटे होने के कारण क्षोभ सीमा पर तापमान अधिक पाया जाता है। ठीक है, यहां क्या है? ठीक है, अधिक पाया जाता है, तापमान अधिक है ना, ध्रुव विषुवत वृत्त के ऊपर नहीं, तापमान कम पाया जाता है, सॉरी, तापमान कम पाया जाता है। विषुवत वृत्त के ऊपर -80 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ -80 है और ये -40 है, 45 है। ध्रुव पर -45 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्रुव के ऊपर -45 अधिक तापमान है, जबकि विषुवत वृत्त पर कम होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने का कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। इस क्षोभ सीमा में लगभग तापमान स्थिर हो जाता है, तापमान स्थिर होता है। तो क्षोभ सीमा की कुछ विशेषताएं याद रखिएगा, ये पॉइंट तो जरूर नोट करिएगा। क्या क्षोभ सीमा के बारे में 1-2 बिंदु याद रखिएगा। क्षोभ सीमा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको याद रखना है। क्षोभ सीमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है। क्षोभ सीमा में क्या रखिएगा कि तापमान लगभग स्थिर होता है, तापमान लगभग स्थिर होता है, इसी कारण क्षोभ सीमा कहा जाता है। ध्रुवों पर, विषुवत वृत्त पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस, ध्रुवीय वृत्त -45 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा कम पाया जाता है। अच्छा, एक चीज और आगे अब कह रहा है, समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। अब देखिए जो क्षोभ सीमा है, चलिए इसको फिर से समझते हैं। ये अपना क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, भूपटल हो गया, भूपटल के ऊपर यहाँ पर आपका ये समताप मंडल है, समताप मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा है, समताप मंडल के ऊपर आपका क्षोभ सीमा है। क्षोभ सीमा के बाद इसके ऊपर आ गया समताप मंडल, जो इसके ऊपर यानी क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर मोटी परत है। समताप मंडल यह 50 किलोमीटर मोटी परत है, 50 किलोमीटर मोटी परत है।
अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह ओजोन परत, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। दूसरा पॉइंट कहता है परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की ऊर्जा को तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। तो जैसा कि नाम से समतापमंडल, तापमान में अधिक परिवर्तन नहीं होता, तापमान लगभग स्थिर रहता है, सम रहता है। अगला पॉइंट कहता है ओजोन परत इसी मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल का हिस्सा है, समताप मंडल का भाग है, समताप मंडल में ही पाया जाता है। और यह मंडल परावैंगनी किरणों का अवशोषित करता है। परावैंगनी किरणों का अवशोषण समताप मंडल में होता है। परावैंगनी किरणों का अवशोषण समताप मंडल में होता है, समताप मंडल में होता है और पृथ्वी की ऊर्जा को हानिकारक तत्वों से बचाता है। अब समताप मंडल के ऊपर जाएंगे तो फिर मध्य मंडल पाया जाएगा। मध्य मंडल समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब यहां से अगर ऊपर जाइएगा, अब यहां से ऊपर जाइएगा, अब देखिए क्या कर रहा है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, समताप मंडल है, समताप मंडल है। ये क्या है, ये क्या है, समताप मंडल नहीं, क्षोभ मंडल है ना, ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, 50 किलोमीटर तक है। अब इसके ऊपर चले जाइए 80 किलोमीटर तक, यानी अगला 30 किलोमीटर मोटी परत है, इसको हम लोग मध्य मंडल कहेंगे, मध्य मंडल। तो पहले इसकी मोटाई कितनी हो गई, इसकी मोटाई 30 किलोमीटर हो गई, 30 किलोमीटर है। इस स्तर में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब यहाँ तापमान घटता है। समताप मंडल से नीचे आइएगा तो यहाँ ऐसे ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, जबकि मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तापमान घटता है। और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर इस ऊंचाई पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को, मध्य मंडल की ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य सीमा कहते हैं। मध्य मंडल की ऊपरी परत ये हो गया मध्य सीमा। मध्य सीमा क्या है, मध्य मंडल का ऊपरी परत, मध्य मंडल की ऊपरी परत, मध्य मंडल की ऊपरी परत क्या कहलाया, मध्य सीमा। अच्छा, अब मध्य मंडल के 80 से 400 किलोमीटर के बीच, अब इसको समझिए, ये तो मध्य मंडल हो गया, ये तो मध्य मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया। अब यहां से 400 किलोमीटर तक, यहां से 400 किलोमीटर तक यानी 320 किलोमीटर मोटी एक परत पाई जाती है जिसे आयन मंडल कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल, इसकी मोटाई कितनी हो गई, आयन मंडल की बात क्या कह रहा है, आयन मंडल क्या कह रहा है, आयन मंडल मध्य मंडल की 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है, यानी इसकी मोटाई क्या हो गई, क्या हो गई, आयन मंडल की मोटाई कितनी हो गई, मोटाई 320 किलोमीटर है। इसमें
विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा आयन मंडल की बात हम करेंगे, आयन मंडल की बात करेंगे हम लोग। ये आयन मंडल हो गया। आयन मंडल कितना है? ये 320 किलोमीटर मोटी परत है। ये 320 किलोमीटर मोटी परत है। फिर इसमें क्या होता है? विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। नाम से ही है आयन। विद्युत आवेशित कणों को आयन कहते हैं। तो इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इसी के द्वारा वापस लौटती हैं। रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल में ही होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है ना। यहां से तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है, वृद्धि आरंभ हो जाती है। पहले तापमान घटा नहीं, यहाँ -100 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ पर न्यूनतम तापमान तो करा वायुमंडल का न्यूनतम तापमान मध्य सीमा पर पाया जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो नोट कर लीजिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो अधिकतम तापमान मध्य सीमा पर पाया जाता है। मतलब न्यूनतम तापमान, अधिकतम नहीं, न्यूनतम तापमान, सॉरी, न्यूनतम तापमान, अधिकतम नहीं, न्यूनतम तापमान, अधिकतम कहां से? न्यूनतम तापमान मध्य सीमा पर जो कि -100 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु। अब अगर आपसे पूछ ले भाई कि मध्य पृथ्वी के वायुमंडल में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मध्य मंडल है ना। अब कह रहा है तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आयन मंडल से अगर ऊपर और चले जाएं, आयन मंडल से अगर और ऊपर जाएं, आयन मंडल के ऊपर और हम चले जाएं, अगर हम आयन मंडल के ऊपर जाते हैं, आयन मंडल से ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल से ऊपर वायुमंडल जाएगा। क्या होगा? ये बहिर्मंडल हो जाएगा। वायुमंडल, ये वायुमंडल है और वायुमंडल के ऊपर बहिर्मंडल हो गया। वायुमंडल के ऊपर बहिर्मंडल है। सबसे ऊंचा स्तर इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। वायुमंडल के सभी संस्तर में प्रभावित करते फिर भी वायुमंडल के पहले संस्तरों का अध्ययन कर पाए हैं। अब कर रहा है ताप, ये पॉइंट ले लेते हैं। ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षण वायुमंडल के तत्व हैं जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज की कथा इति श्री सर्व कथा समाप्त। आज की कथा समाप्त होती है। बिना रहने के लिए धन्यवाद।